यस, चलो। सो हर एक पढ़ाई, आज टॉपिक भी बहुत भारी है, उसके पहले का भी टॉपिक बहुत भारी है। आ जाओ। सो एवरी रिलीजन हैज गॉट इट्स ओन रिचुअल्स वगैरह ना, और हर एक रिलीजन की इतनी प्यारी प्यारी चीजें होती है, ऐसा है। तो उसी में I'm a जैन, तो जैनिज्म में अभी बहुत प्यारे से 8 दिन होते हैं, पर्यूषण वगैरह, और आज संवत्सरी कहते हैं, और कल आपको पता होगा वो है ना, मिच्छामी दुग्गड़म, जिसको आप लोग कहते हैं, बहुत ही प्यारा। सो आज सुन लो ना यारो, सुनो 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 सुनो, कल आ जाओ। एंड एवरी रिलीजन हैज सर्टेन बेस्ट वंडरफुल थिंग्स, ऐसा उसमें जैनिज्म की खास चीज मुझे अच्छी लगती है, ऐसे कि मैं तो सभी बारे में पढ़ता हूं, एंड मतलब मैं दूसरे भी रिलीजन की कुछ चीजें बहुत दिल से फॉलो करता हूं। बिलीव जैनिज्म एक चीज बहुत भारी है, इनकी जो मतलब जो बुक्स में लिखा है ना, उनका एक जो मोटो, मतलब अगर एक जगह पे कंक्लूड करना हो तो वो कंक्लूड इस प्रकार से किया जाता है दैट आपके किसी भी तरह से किसी भी और व्यक्ति को परेशानी ना हो। दैट कैन बी मोटो ऑफ दैट एंटायर रिलीजन। ऐसा कि अपन पूरे मेरे रिलीजन का मोटो बताऊं तो वही होता है, और होती तो है ही है। मतलब जब अपन कुछ भी करते हैं, मतलब अपन आज आप एक छोटे से छोटा एक्ट कर रहे हैं, आप घर से क्लास के लिए आए, इसमें भी परेशानी बहुत होती है। अब वो इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक जाते हैं। जब मैं बोल रहा हूं, आपने देखा होगा ना, जैन मुनि होते हैं जो ऐसा मुपत्ति रखते हैं, तो मानते हैं कि जब मैं बोल भी रहा हूं तब भी इसके कारण जीव को नुकसान हो रहा है, ये माना जाता है। मैं आज कुछ भी कर रहा हूं, मतलब एवरी एक्शन आई, इवन इफ आई एम ईटिंग समथिंग, तो मानते हैं ना उसमें भी तो जीव है। मतलब इवन हम जब वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं तो उसके अंदर भी जीव है, माना जाता है। तो संवत्सरी के दिन ये कहते हैं कि वी डोंट ईट एनीथिंग, मतलब नॉट अ रेगुलर फास्ट। फास्ट में तो अपन फ्रूट वगैरह खा सकते हैं और एक बार खाना भी खाते हैं, वो वाला फास्ट नहीं। ऑन दिस डे वी डोंट ईट एनीथिंग। एनीथिंग मतलब एनीथिंग, फ्रूट भी नहीं, मतलब एक अजीब सी चीजें बोलने के लिए, है ना। ब्रश भी नहीं किया है, यू कैन नॉट, एंड वाटर भी एक पर्टिकुलर, मतलब वो एक टाइप का वाटर वो करके पियोगे आप, और कुछ लोग तो पानी भी नहीं पीते, ऐसा है। एंड द एंटायर डे ये फास्ट को खोलिए, सीधा कल सुबह यू ईट समथिंग। उसका आइडिया क्या है? उसका आइडिया भी यही है कि कम से कम आज के दिन आपको कोशिश करनी है कि आपके कारण किसी को 1% भी नुकसान नहीं हो, ऐसा। बहुत ही भारी। ऐसी अलग, जैसे कि सिख रिलीजन की एक बहुत खास चीज होती है, द वे उनका लंगर वगैरह फंक्शन करता है ना, एंड नो शो ऑफ वाला लॉजिक है भाई। क्या लॉजिक है, मतलब वो हर एक रिलीजन को दूसरी चीज सीखनी चाहिए। जाने से हमें सब चीज बहुत बाप लगती है, बट एक चीज का प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा सा, जैसे कि माई मॉम हैज नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 8 days नाउ। 8 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं, कल वो पहली बार कुछ खाएंगे, ऐसा है। सो हो क्या जाता है, जब ये वो पारना कहते हैं, जब वो पारना होता है उस दिन 200 लोगों का फंक्शन हो जाता है, पूरा पर्पस हो गया डिफीट। आपने 8 दिन अपने कारण जो इस कोशिश की कि किसी को परेशानी नहीं हुई, वहां पे आपने 200 लोगों का एक्स्ट्रा खाना कर दिया, फूड वेस्टेज वगैरह सब हो ही गया ना, तो द एंटायर पर्पस गेट्स डिफीटेड। सो खैर, अपन हर चीज की अच्छी चीजें देखो, बुरी चीज अपन देख नहीं सकते, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। वहीं इस चीज में सिख लोगों का बहुत बाप सीन है, मतलब जीरो शो ऑफ पे चलता है उनका, ऐसा। जैनिज्म में ये थोड़ा सा हो गया कि थोड़े थोड़े सालों के अंदर बहुत, जैसे कि कोई भी इवेंट भी होगा तो उसको एकदम बहुत मैग्नीफाइड लेवल पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ लोग चेंज ला रहे हैं। सिख लोगों को बाप सीन है, बाप। लंगर का तो आपको पता ही है भाई, माय गुड, दी ओनली वर्शिपिंग प्लेस दैट आई हैव सीन जहां पे पहले खाना खिलाते हैं और फिर आपको अंदर भेजा जाता है। इफ यू गो इनसाइड, मतलब यहां पे तो टाइमिंग होता है, पंजाब में किसी भी गुरुद्वारे में टाइमिंग नहीं होता है, 24 आवर्स खाना चलता है। एंड वहां पे जब आते हैं तो वहां पे जो दरवाजे पे खड़े रहते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं, कंपल्सरी तो नहीं है, पहले आप खाना वाना खा लो फिर आप दरबार में आओ। माय गॉड, इन एवरी अदर रिलीजन इट इज बिलीव जनरली कि भाई आप पहले ये सब कर लो फिर आपको जो करना है करो, मतलब अपन कहते झूठा करो बाद में मुंह, अलग ही फंडा है। तो उनका मानना ही अलग है। अभी एक बहुत जबरदस्त चीज है यहाँ, मतलब एक पैच था पूरा 150 किलोमीटर का, उस 150 किलोमीटर पे एक भी होटल वगैरह कुछ नहीं था, और आगे एक बहुत बड़ा सिख धर्म का ही एक इंपॉर्टेंट चीज थी। तो उन्होंने इसके बीच में एक गुरुद्वारा बनाया ताकि कोई भी व्यक्ति यहां से जाए तो वहां पे रुक के खा सके कुछ। क्या क्या कंसेप्ट है, मतलब तूफान। ऐसे ही है, तो आज 2 एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि मुझे टॉपिक पे भी आना है। एवरी रिलीजन हैज गॉट सर्टेन ब्यूटीफुल 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 चीजें। अपन ने अगर हर चीज की अच्छी अच्छी चीज भी उठाते रहे तो तूफान हो जाएगा। तो जैनिज्म से एक चीज जो हर एक व्यक्ति ने सीखनी चाहिए, अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि आज हाथ आगे करो कन्वर्ट करो, मैं तो जस्ट किडिंग, मनोज जी काट देना यार, कोई दिल पे ले लेगा। सो मैं बस ये कह रहा हूं कि ये चीज अपन सीख सकते हैं कि आपके किसी भी एक्शन से किसी को कभी परेशानी ना हो। अगर ये कोशिश कर ली, लाइफ कितनी आसान हो जाती है कि अपने कारण किसी को परेशानी, और अपन ये कोशिश करेंगे फिर भी होगी,
परेशानी तो होगी ना, हो जाती है, अपन चाहे ना चाहे, लेकिन एटलीस्ट अपन कोशिश कर सकते हैं अपने एंड से। बहुत भारी लगता है तो चलो आते हैं हम लोग यहाँ पे। कल बोलेगा मैं सॉरी, आज नहीं, आज मैं गलतियां कर सकता है, ठीक है ना, आज पीटेगा सबको, फिर कल बात करते हैं। अब आ रहा था मैं इस चीज के ऊपर, आज का टॉपिक हो गया है। आज का टॉपिक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक। एक नई चीज आप सीखोगे जो आप में से मेजॉरिटी लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी। दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट IFSC, बाप कंसेप्ट। एकदम पूरी क्लास का 100% फोकस यहां पे। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर कंसेप्चुअली समझेंगे कि हमें पढ़ना क्या है अच्छे से और ये होता क्या है। फिर हम अगले 2 लेक्चर्स के अंदर ही इस चैप्टर, ये चैप्टर 3 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आराम से। तो पहला लेक्चर इज अ ब्रीफ आउटलाइन, जिसमें हम समझते हैं IFSC है क्या, वरना सीधा टॉपिक पढ़ने जाएंगे तो रटने जैसा लगेगा। फिर हम कल और परसों इसके पीछे का लॉ पढ़ेंगे। आते हैं यहां पे IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इधर IFSC, पूरी क्लास का फोकस यहां पे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, एकदम आराम से। कोशिश क्या की गई, मुझे बताओ, आप लोगों ने SEZ सुना है क्या? चलो SEZ क्या होता है आप लोग बता सकते हो? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हम क्या करते हैं, हमारी सरकार भारत में, नहीं मैं बहुत ही गंदा ड्रॉ करूंगा, रुक जाओ। भारत में, ये भी गंदा ही हो गया। हमारी सरकार भारत में कोई ऐसे पार्ट्स होते हैं उनको डिनोट कर देता है दैट दीज आर SEZs, जगह जगह पे कि ये SEZ है। तो वो ज्योग्राफिकली तो इंडिया के अंदर होते हैं, लेकिन उनको SEZ अनाउंस कर दिया जाता है और फिर उन वहां पे हम ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं विच कैन बी एक्सपोर्टेड। एम रहता है कि हम एक्सपोर्ट वगैरह पे फोकस करें इन SEZ, और इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री का बहुत सारी चीजों पे रहता है। उसी प्रकार से आइडिया है कि हम पूरे भारत में, इमेजिन कर लो पूरा भारत है, हम पूरे भारत के अंदर ऐसे ही कुछ जोन्स बनाएंगे और उनको कहेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। और इसके तहत अभी तक पूरे भारत में एक ही जगह पे बना है IFSC का सेंटर, दैट इज इन गुजरात। गुजरात में गांधीनगर, अहमदाबाद के पास में गिफ्ट सिटी के नाम से जो बना है, दैट इज IFSC। अभी इंडिया में एक ही IFSC है। ये कंसेप्ट बहुत पुराना भी नहीं है, थोड़े समय पहले ही आया है। पिछले तकरीबन अब मैक्सिमम 10 साल समझ लो, कोशिश की जा रही है कि पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। एक IFSC अगर अच्छे से कंप्लीट हो गई, फिर जाके शायद भारत में और भी IFSC खुलेंगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अब इसमें आइडिया क्या है, गिफ्ट सिटी बनाएंगे, एक एरिया को डिमार्केट कर दिया। अब SEZ में जिस प्रकार से फोकस किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग पे, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी चाहिए, वैसे ही IFSC पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, फाइनेंशियल सर्विसेज जो जो कंपनीज देती है उनके लिए एक सेंटर बनाया गया है। बैंक्स, NBFCs, इन लोगों के लिए, ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग आपको देते हैं कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो लोग फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं उन लोगों के लिए IFSC बनाया गया है। IFSC इज नॉट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। IFSC का पूरा पर्पज ही है कि IFSC बनाए फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए। थोड़ा सा आइडिया लग रहा है? चलो आपको सीधे मैं एक IFSC दिखा के ही लाता हूं तो शायद बेटर आइडिया लगेगा। गिफ्ट सिटी, a cutting edge landmark gift city, welcome to the new epicenter of global finance and IT। किस पे फोकस है? फाइनेंस, कि फाइनेंस और IT से रिलेटेड जो होगा वो यहां पर आएगा। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस यहां पे नहीं है। The vision is to create a world-class finance and IT zone for India to provide services not only to India but to the entire world। नाम क्या रखा है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जहां पे वर्ल्ड के बेस्ट फाइनेंस कंपनीज रहेंगे, वर्ल्ड के बेस्ट, इंडिया के भी फाइनेंस कंपनीज रहेंगे, और वो इंडिया को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे। इंटेंट है कि इंडिया में एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जहां पे पूरे वर्ल्ड के सारे फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनीज को बुलाएंगे और फिर वो इंडिया को और इंडिया के बाहर वर्ल्ड वाइड सर्विसेज देंगे।
यहां पे क्या क्या होता है, यहां पर कितने टाइप की कंपनीज आती है, देखो लिखा है इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। आईएफएससी जो भारत का पहला है वो है गिफ्ट सिटी। यहां पे बैंकिंग का होता है तो बैंकिंग कंपनीज आएगी, फंड मैनेजमेंट असेट मैनेजमेंट कंपनीज टाइप आएगी, बुलियन, बुलियन क्या होता है किसी को पता है क्या, गोल्ड सिल्वर वगैरह के बिस्किट्स टाइप आते हैं ऐसा, उन्हें कहा जाता है बुलियन। बुलियन के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहां पे आप बुलियंस को खरीद बेच सकते हो। एमसीएक्स याद है क्या, मैंने क्लास में दिखाया था, तो एमसीएक्स इज अ स्टॉक एक्सचेंज जहां पे बुलियन इज अ एक्सचेंज जहां पे बुलियन में ट्रेड होता है, तो बुलियंस की भी ट्रेडिंग यहां पे हो सकती है। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट लीजिंग, एयरक्राफ्ट लीजिंग और शिप लीजिंग ये पहले नहीं थे इसमें, जब ये शुरू हुआ तब नहीं थे, पर ये भी एक नया बिजनेस दिखा, तो बात वही है कि जब कहीं से पैसा बन सकता है तो इनको भी बुला लिया। एयरक्राफ्ट लीजिंग और शिप लीजिंग, कुछ कंपनीज होती हैं वो एयरक्राफ्ट खरीद लेंगी, फिर जिसको भी चाहिए उनको किराए पे एयरक्राफ्ट देंगी, तो इसको भी फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर ले लिया। फिर लिख रहा है जीआईसी, ये नहीं बता सकता, फॉरेन यूनिवर्सिटी छोड़ दो। कैपिटल मार्केट हमारे काम का, हमें पूरा एफएससी पढ़ना थोड़ी ना है, हम क्यों पढ़ेंगे बैंक के बारे में, शिप लीजिंग, हम कैपिटल मार्केट पे फोकस करेंगे। तो कैपिटल मार्केट में जो जो कंपनीज बिजनेस करी वो आ रही है, जैसे कि एनएससी ने आईएफएससी में अपना एक स्टॉक एक्सचेंज ओपन कर लिया, एनएससी ने आईएफएससी में भी अपना एक स्टॉक एक्सचेंज ओपन कर लिया है, तो ये हो गया हमारा कैपिटल मार्केट। फिर इंश्योरेंस कंपनीज आएगी, एनबीएफसी आएगी, शिप लीजिंग, फिनटेक, ऐसे फिनटेक समझते हो, फाइनेंशियल कंपनी जो कंप्लीटली टेक बेस्ड है, ऐसे बैंक वगैरह नहीं है, फिनटेक कंपनीज। उसके बाद में आ गई एंसिलरी सर्विसेज, सिमिलर सर्विसेज देती है जो, वो सब लोग भी यहां पर आ सकते हैं, ठीक है। सिक्योर एंड सस्टेनेबल अर्बन लिविंग है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लोग आराम से रहो, खेलो कूद ऐश करो, कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर है, नाचो, अपॉर्चुनिटीज अनमैच्ड अनइमेजिन्ड है, बहुत भारी, तारीफ कर रहे हैं तो बस। व्हाट इज न्यू गिफ्ट सिटी, वेलकम न्यू एपिसेंटर। चलो यहां पे खत्म हो गया गिफ्ट सिटी के बारे में, फोकस किया। सो इंडिया का पहला जो आईएफएससी सेंटर है वो है गिफ्ट सिटी के अंदर, वंडरफुल। अब ये हो गया, आइडिया लग गया कि क्या होता है आईएफएससी। सुनना बहुत अच्छे से, हमारा सिलेबस आईएफएससी पे फोकस नहीं करता है, क्योंकि हम तो सिक्योरिटीज लॉ पढ़ रहे हैं ना, हमारे चैप्टर का नाम आईएफएससी नहीं है, हमारे चैप्टर का नाम है आईएफएससी अथॉरिटी। सो हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि जब इंडिया में आईएफएससी बनाया गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया गया, इसको रेगुलेट करने के लिए एक आईएफएससी अथॉरिटी भी बनाया गया, जिसको कहते हैं आईएफएससी ए, हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो आईएफएससी क्या होता है उसका आइडिया लग गया, इसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई आईएफएससी ए, हमें उसके बारे में पढ़ना है। उसकी एक हिस्ट्री बताता हूं, कहीं लिखा नहीं है, बहुत भारी। सो व्हाइल आई वाज आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू टीच दिस चैप्टर, नया चैप्टर आ चुका था, सो देन आई वाज रिसर्चिंग एंड देन आई मेट अ पर्सन जो आईएफएससी में काम कर रहे हैं पिछले 4 सालों से, एंड देन आई टॉक्ड हिम आउट, ऐसा बहुत सारी चीजें समझी कि आईएफएससी में क्या होता है, कैसा होता है। उन्होंने एक बहुत भारी बात बताई कि जब आईएफएससी नया नया बना था, तब आईएफएससी ए बनाया कि एक अथॉरिटी बनाई गई, जो अथॉरिटी पूरे आईएफएससी को रेगुलेट करेगी। अब इस अथॉरिटी में लोग कहां से लाएं, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग यूपीएससी वगैरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, इनके अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, लोग आते हैं। इन्होंने बहुत भारी तरीके से किया, इन्होंने आईएफएससी में किस किस को लिया, 2 तरह से बहुत भारी एंट्री ली। एक, जो लोग ऑलरेडी सेबी में काम कर रहे थे बहुत सालों से, उन लोगों को वहां से पिक किया और आईएफएससी ए के अंदर जॉब दिया। अब आईएफएससी ए में बहुत लोग काम करते हैं ना, हंड्रेड्स ऑफ लोग काम करते होंगे, वहां से लाए। सेकेंड, शी वाज टेलिंग मी कि बहुत सारे लोग जो यूपीएससी के इंटरव्यू देते हैं, फिर वो आईएएस आईपीएस आईआरएस की रैंकिंग आती है, तो उसका फेज बताता हूं। सबसे पहले आप एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद में होता है मेंस का एग्जामिनेशन, उसके बाद में होता है इंटरव्यू। उसके प्रिलिमिनरी इज क्वालिफाइंग, बस पास होना होता है। फिर मेंस के जो टोटल मार्क्स हैं और इंटरव्यू के जो टोटल मार्क्स हैं, इन दोनों को मिलाया जाता है और इसके बेसिस पे भारत में सब लोगों को रैंक दी जाती है, रैंक 1 2 3 4 5 6। फिर जो टॉप रैंक्स होते हैं वो आईएएस पिक करते हैं, मतलब अपना अपना चॉइस होता है, बट जनरली आईएएस पिक करते हैं, आईपीएस पिक करते हैं, आईआरएस पिक करते हैं, आईएफएस पिक करते हैं, ये टॉप सर्विसेज से लोग लेते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए सीट्स हैं 1200, सीट्स हैं 600, मेरा रैंक है 610, कुछ नहीं होगा, गॉन, मुझे नहीं मिलेगा पोस्ट, मुझे अगले साल वापस प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू देना होगा। ये हमारे सीएस जैसा नहीं है
कि भैया एग्जीक्यूटिव पास हो गया, प्रोफेशनल में नहीं रहा तो अगली बार प्रोफेशनल ही देना है, नहीं, वापस सीएसईटी से शुरू करो। नेक्स्ट ईयर वापस आपको देना है प्रीलिम्स, वो पास हुए तो मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो गेम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। व्हाट आईएफएससीए डिड, दोज पीपल who did not get through in the final rank and they just lost with a few marks, वहां से उन लोगों के इंटरव्यू किए और उनको पिक करके आईएफएससी अथॉरिटी शुरुआत में बनी। माय गुडनेस, तूफान। तो जो लोग वहां सिलेक्ट नहीं हो पाए थे एंड दे वर गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन अगेन। अब सोचो कितना, आप ऐसा सोचो, एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आया 300 मार्क्स का पेपर है, 150 इज पासिंग। जस्ट इमेजिन 150, 151, 152 जिसके आए हैं वो पास है, जिसके 148 आए हैं वो क्लियर नहीं हो पाया। इन दोनों लोगों के नॉलेज में कोई डिफरेंस होगा क्या? शून्य डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। हां, अगर हम कहते हैं कि 148 और 220 वाले का डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, ये तो बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 148, 149, 150, 151, 152 इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ये तो प्रेजेंटेशन, कितना मार्क्स अटेम्प्ट कर पाए, माइनर डिफरेंसेस है। बट अब भारत का एग्जाम पैटर्न तो ऐसा ही है कि 150 के ऊपर तो बादशाह सिर पे बिठा लेंगे, 149 है तो फिर कलाओ। प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या है? अब रियल लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। अब उन्होंने स्मार्टली, जो लोग वहां पे बस इतने मार्क्स से गेट थ्रू नहीं होते, तो दे वर आल्सो स्मार्ट इनफ टू बिकम आईएएस आईपीएस टाइप्स, एंड दोस किड्स वर सिलेक्टेड एंड दीस पीपल वर गिवन जॉब एट आईएफएससीए। तो आईएफएससीए की इतनी तारीफ करते हैं वहां पे रहने वाले लोग कि आईएफएससीए ये अथॉरिटी बहुत ही फ्रेंडली है। तो शी वाज टेलिंग मी कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक, 10 सालों से वो काम कर रहे हैं शेयर सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, तो बहुत बार सेबी के ऑफिस जाके भी काम होता था। तो सेबी की अपॉइंटमेंट लेने में 2-2 महीने लगते थे कि सेबी के किसी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट चाहिए, कुछ काम है, डिस्कस करना है, 2-2 महीने लगते थे। एंड शी वाज टेलिंग मी अभी वो आईएफएससी पे काम कर रहे हैं 4-5 सालों से, बोले एक दिन पहले अगर अप्लाई करो तो भी अगले दिन अपॉइंटमेंट मिल जाता है वहां के ऑफिसर का कि आपको क्या काम है, क्या करना है। सो द अप्रोच इज कंप्लीटली डिफरेंट, दे आर, बिकॉज ये ग्रोथ अप्रोच पे पूरा। तो आईएफएससीए का माइंडसेट काफी ओपन है, दे जस्ट वांट अपॉर्चुनिटीज, अ लॉट ऑफ पीपल टू कम हियर एंड अपॉर्चुनिटीज हैव टू बी क्रिएटेड। आपको एक और इंटेंट दिखाता हूं कैसा है। गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, है ना, अल्कोहल इज नॉट सर्व्ड इन गुजरात। खैर, मतलब इन होटल्स विद परमिट इट इज सर्व्ड, विद परमिट इन होटल्स इट इज सर्व्ड, बट जैसे यहां पे वाइन शॉप्स होते हैं ना, वैसे गुजरात में वाइन शॉप नहीं होते। तो गुजरात इज अ ड्राई स्टेट। हाउएवर आईएफएससी के अंदर they've allowed alcohol in restaurants, they've allowed it up, it's a huge exception they've created। अब क्या लॉजिक है? लॉजिक ऐसा है, a person who's been born and brought up with a particular mindset, जो जॉब कर रहा है 10 साल से with a particular mindset, वो जाना ही नहीं चाह रहा है इस जगह पे। आप उस अल्कोहल पे फोकस मत करो, आप ये फोकस करो कि सरकार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आईएफएससी, कि वो प्रिंसिपली इन चीजों के अंदर भी एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं फॉर आईएफएससी। दैट इज द पॉइंट टू बी लर्न हियर। सो आईएफएससी इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, एंड आईएफएससी अथॉरिटी जो है वो भी बहुत ओपन एंडेड तरीके से लोगों को वेलकम करने की कोशिश करिए। आईसीएसआई हैड एन इवेंट 31 ऑफ अगस्त को इन आईएफएससी। आईएफएससी गिफ्ट सिटी के अंदर आईसीएसआई ने एक टुडे इवेंट किया है, जिस इवेंट में उन्होंने यही बात की है कि आईएफएससी में कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं फॉर सीएस। बिकॉज जब इतने सारे लोग वर्ल्ड वाइड आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सीएस के लिए भी अपॉर्चुनिटी तो बढ़ेगी ना, इतने लोग चाहिए। रिसेंटली 1 साल पहले आईएफएससी में कौन आया है? सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, एसजीएक्स। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज अपना एक ऑफिस खोला है। तो आईएफएससी कहता है कि भारत के सब बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज, बैंक, ये लोग भी आओ, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े बैंक है वो भी आओ, और यहां पे हम आप सबको इतनी अच्छी फैसिलिटीज देंगे कि आप सर्विसेज दोगे ऑल राउंड द वर्ल्ड। दैट इज देयर इंटेंट। मैंने आपको आईएफएससी क्या होता है समझाने की कोशिश की है, अभी भी मैं कम समय में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज 1 घंटा और हम बात कर सकते हैं अबाउट आईएफएससी, लेकिन आपको एक आइडिया मिल चुका है जिससे कि मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता हूं, आईएफएससी ए पे, आईएफएससी अथॉरिटी। अब ये पूरा आईएफएससी को चलाने के लिए आईएफएससी अथॉरिटी बनाई गई है। अब उस अथॉरिटी पे जाता हूं, स्क्रीन पे ध्यान। ये तो गिफ्ट सिटी हो गया था आईएफएससी, अब आपको लिए चलते हैं आईएफएससी अथॉरिटी, आईएफएससी ए। सर्च, सब ठीक हो जाएगा।
नाइस, आ रहा है आ रहा है। IFSC, गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है सबको? हमें आईएफएससी पढ़ना नहीं है, ये तो बस मैं आपको आइडिया दिया। अब हमारे आईएफएससी ए पे, अब हमारे सिलेबस से क्लोज जा रहे थोड़ा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। यस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ये उन्होंने एक अथॉरिटी बना रखी है, बहुत अच्छी बात है। इस अथॉरिटी ने बहुत सारे काम किए, ये बहुत सारी चीजें बताइए क्या क्या हुआ है यहां पे। ये देखो, कौन आईएफएससी का चेयरमैन बना था? के राजरमन जी, आईएएस। तो ये ऐसे तूफान लोगों को लेकर आए हैं जो आईएफएससी के अंदर काम कर रहे हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स लाए होंगे ऑब्वियसली। सोशल मीडिया ठीक है, अभी बहुत कुछ कर रहे हैं। अब मैं आता हूं थोड़ा और अपने सिलेबस से क्लोज फोकस करना। हमारे सिलेबस में क्या है? आईएफएससी एक बहुत बड़ी चीज है, उतना नहीं, उसकी एक अथॉरिटी है। इस अथॉरिटी हमारे सिलेबस में छोटी सी चीज रखी है। मैं जाता हूं ऊपर लीगल पे, हम तो सिक्योरिटीज लॉ पढ़ रहे हैं ना, मैं लीगल पे जाता हूं। लीगल में मैं जाता हूं से एक्ट पे जाता हूं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे क्लिक करता हूं, यस, ये देखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट। ये एक एक्ट बनाया था जिसमें इस अथॉरिटी को बनाया गया, वो देखेंगे हम थोड़ा बहुत। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन गिफ्ट आईएफएससी, गिफ्ट सिटी के अंदर। सेक्शन नंबर 12 ऑफ आईएफएससीए एक्ट 2019, इस एक्ट की बात करेंगे। सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट, इसकी बात करेंगे। उसके बाद में क्या क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वहां पर होती हैं, वो सब बात करेंगे। ये देखो, हमने देखा ना, बुलियन, शिप लीजिंग, एयरक्राफ्ट लीजिंग, ये सब पढ़ेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज वहां पे क्या क्या हो सकती है। अब ये आईएफएससीए एक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या होती है, ये पढ़ेंगे। फिर सॉरी, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन आईएफएससी, वो पढ़ेंगे कि कैसे सिक्योरिटीज लिस्ट और ट्रेड होती है। ऑफर फॉर सेल कैसा होता है, स्टार्टअप एसएमई कैसे हो सकती है, सेलियंट फीचर्स। फिर एक गजब का कंसेप्ट है एसपीएसी, ये लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं। फिर एक सेबी के आईएफएससी के गाइडलाइंस हैं, वो कुछ उन्होंने 1.5 पेज के गाइडलाइंस दे रखे हैं बस, और यहां पे हो जाता है चैप्टर खत्म। सो दे हैव नॉट टॉट यू एंटायरली they have not taught you entirely IFSC, not even IFSC A, not even IFSC A का 2019 का एक्ट। they have just tried to give you a rough idea about everything। तो IFSC एक्ट के हार्डली देखो ना 3-4 सेक्शन उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की है। तो चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है। बस ये चैप्टर हमारी दुनिया से बहुत दूर है। हम कहां सिक्योरिटीज लॉ में बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की, और ये एकदम से अपन को ले जा रहे हैं शिप लीजिंग, ये सब तो हमारी दुनिया से दूर बहुत है ये। लेकिन एक छोटा सा चैप्टर है, एक इंट्रोडक्शन किया है कि कंसेप्ट आ चुका है भारत में, और एज अ सीएस स्टूडेंट हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे करियर पॉसिबिलिटीज भी बहुत है। तो इसके लिए एक चैप्टर है जो हमारे मेन नॉन कोर चैप्टर में, मेन शेयर मार्केट की बात नहीं होगी, कुछ भी बात ही नहीं होगी, बहुत छोटी सी नेग्लिजिबल, बट एक अच्छा सा चैप्टर है। बहुत कुछ नया सीखने को मिल जाता है इस चैप्टर से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन इस चैप्टर से 100% आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा, और मजे से करके जाएंगे। टोटल पार्ट ए में कितने चैप्टर्स हैं? 7 है, और पार्ट ए एग्जाम में आएगा फॉर 40 मार्क्स। तो आप मान के चलो कि पार्ट ए के हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आएगा ही, कुछ चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी आएंगे ऐसा, पर एक क्वेश्चन तो आना ही है। और उसमें से आईएफएससी तो दुनिया ही अलग है, तो उनको एक पूछना ही पूछना है
क्या होता है? सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट और एससीआरए, ये तो बहुत सेम चलते हैं, इसमें कुछ कंसेप्ट एक जैसे भी है, तो हो सकता है कि इससे पूछे तो इससे ना पूछे, लेकिन आईएफएससी एक सेपरेट कंसेप्ट है, तो एक क्वेश्चन इससे 100% आने वाला है। चलो अब हम देख लेते हैं हमारे करिकुलम में क्या क्या है। सबसे पहले टॉपिक पे आता हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बहुत अच्छा किया आपने। रीड दिस, यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बाय योरसेल्फ। आईएफएससी, आईएफएससी Five more seconds. Wrap it up. चलो, financial service centers, those which cater to customer outside their own jurisdiction are referred to as international financial service center. इसका मतलब समझो क्या कह रहे हैं। आज आईएफएससी बन गया यहां पे, जैसे कि यार मैं थोड़ी मेहनत कर रहा हूं, कोई बात नहीं, कैसा भी हुआ हो बस सहन कर लेना, कंसेप्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें बताओ, ठीक है, इधर आओ। यहां पे मान लीजिए बन गया आईएफएससी। अब सुनना बहुत अच्छे से, आईएफएससी इज नॉट क्रिएटेड जस्ट टू सर्विस इंडिया। फिर तो बनाया क्यों है? अब इमेजिन करो कि ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, आईएफएससी में जो भी एंटिटीज आएंगे, दे विल सर्विस इन इंडिया, दे विल ऑल्सो सर्विस आउटसाइड इंडिया। तो आईएफएससी के अंदर जो भी है वो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर भी सर्विसेज देते हैं। अब वो इंडिया में दे या इंडिया के बाहर दे, सब अलाउड है। तभी तो इनको बोला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। एसजीएक्स सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज यहां पर आया है ताकि वो वर्ल्ड में सर्विसेज दे पाए। अभी वो सिर्फ सिंगापुर में दे पा रहा है ऐसा। एनएससी भी यहां पे ओपन हुआ है, उसका एग्जैक्ट नाम आपको बताऊंगा, गिफ्ट करके उन्होंने कुछ अपना नाम रखा है। तो वो भी, वो क्यों यहां पे हुआ है कि मैं इंडिया में तो सर्विसेज ऑलरेडी दे ही पा रहा हूं, बट ये जो आईएफएससी है इससे मैं वर्ल्ड में सर्विसेज दे पाऊंगा। तो जो आईएफएससी में जो बैंक भी ओपन होंगे, जो शिप लीजिंग कंपनी भी आएगी, जो बुलियन स्टॉक एक्सचेंज भी आएंगे, वो उनका इंटेंट हम इंडिया में भी सर्विस देंगे और हम वर्ल्ड वाइड भी सर्विस देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से 3 जुरिस्डिक्शन मानते हैं। अरे वैसे तो क्या इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, लेकिन अब इन इंडिया में आईएफएससी भी तो हो गया। तो आईएफएससी एक जुरिस्डिक्शन, इन इंडिया अदर देन आईएफएससी एक जुरिस्डिक्शन, और आउटसाइड इंडिया एक और जुरिस्डिक्शन। ऐसे ये लोग काउंट कर रहे हैं। तो आईएफएससी को ये कुछ चीजों के लिए इंडिया के बाहर मानते हैं ऐसा। तो हम यहाँ पे एसईजेड में भी वैसा होता होगा, आपने सुना होगा, वैसा ही कुछ आइडिया वहां से पिक किया हुआ इन्होंने। तो एकदम मजे में रहो। अभी तक जो चार्ट है उसे समझ में आ रहा है कि आईएफएससी इन इंडिया भी सर्व करेगा। ये कुछ लोगों को चुभेगा, क्यों सर आईएफएससी इंडिया में ही तो है, तो ये इन इंडिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आईएफएससी को एक सेपरेट जुरिस्डिक्शन बोला गया है। तो आईएफएससी विल गिव सर्विसेज इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स रीड दैट लाइन अगेन। Financial service center, those which cater to customer outside their own jurisdiction are referred to as international financial service center. तो हम outside our jurisdiction दे रहे हैं, हम इंडिया में भी दे सकते हैं, इंडिया के बाहर भी दे सकते हैं। These centers are international in the sense that they deal with the flow of finance and financial product services across border. इनको हम इंटरनेशनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सर्विसेज इंडिया के बाहर अक्रॉस बॉर्डर देते हैं। International financial services are those cross-border services that deals with flow of finance and financial products services such as raising of fund, such as debt and equity, risk management, mutual fund, pension fund, asset management, insurance companies, corporate treasury management। ये बहुत सारे सर्विसेज यहां पे होगी। हमारा दिमाग बड़ा अजीब सा काम करता है। बुक में लिखा हुआ हम इतना पढ़ते ना कि हमें वो याद नहीं रहता, पर जो वो वेबसाइट पे देखे थे वो नाम याद रहेंगे। अब वेबसाइट पे देखे हुए नाम में क्या था? कैपिटल मार्केट था,
इंश्योरेंस कंपनीज था, बैंकिंग था, नॉन बैंकिंग था, बुलियन था, शिप लीजिंग था, एयरक्राफ्ट लीजिंग था, बस यही है। उन्होंने उसी में से कुछ इजी वाले नाम बताने की कोशिश की, बट हमें तो इजी क्या बता रहे हो, हमें तो डिफिकल्ट वाले याद है। फंड मैनेजमेंट भी था, फिनटेक भी था, बस। तो ये वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे मल्टीपल टाइप की कंपनीज होती है। इन कॉमन पैरेलेंस, इनको लगा आपको समझ में नहीं आया होगा, हम आपको आसान तरीके से बताते हैं। एन आईएफएससी इज अ जुरिस्डिक्शन। आईएफएससी गिफ्ट सिटी एक ऐसा जुरिस्डिक्शन है विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पे हमने भर भर के इनकॉर्पोरेट करे हैं क्या, बैंक्स, स्टॉक मार्केट एंड रिलेटेड एंटिटीज, इंश्योरेंस फर्म्स, फंड मैनेजर, फिनटेक एक्सेट्रा, which offer specialized financial services to non-residents and residents in an environment that promote financial innovation and facilitate cross-border transaction. तो आईएफएससी इन कॉमन पैरेलेंस एक ऐसी जगह है जहां पे हमने हाई कॉन्सेंट्रेशन में भर भर के बहुत ज्यादा बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनटेक कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बुलियन एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट, इन सबको भर के रख रखा है, दैट इज आईएफएससी। चलो मुझे एक बात बताओ, हर शहर में ऐसा होता है, पुणे में तो बहुत अच्छा पॉपुलर है। हर शहर में क्या होता है, जैसे कि देयर आर सर्टेन एरियाज, जैसे कि पुणे की बात करता हूं, टिम्बर मार्केट है, मार्केट यार्ड है। यहां पे क्या होता है, एक ही टाइप की 100 दुकानें होगी। जैसे कि टिम्बर मार्केट चले जाओगे तो आपको वुड रिलेटेड, फर्नीचर रिलेटेड 100 दुकानें दिखेगी। आप मार्केट यार्ड में चले जाओगे तो आपको किराना रिलेटेड 100 दुकानें दिख जाएगी। वैसे ही यहां पे मेटल मार्केट भी है, बर्तनों की दुकानें बहुत सारी, उसी क्या उसको क्या कहते हैं, लक्ष्मी रोड है क्या, ठीक है लक्ष्मी रोड होगा। फिर ज्वेलरी की शॉप से बहुत सारी सेम पे, वो भी लक्ष्मी है शायद। सुनो 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 सुनो, छोड़ो, मेरे पॉइंट पे आता हूं, पता नहीं आप लोग अलग ही सोचने लग जाते हो। चलते हैं, इधर आओ, इधर आओ। सेम गोस फॉर सब्जी मंडी ऑल्सो, वो तो हर छोटे छोटे शहर में होता है जहां पे सारी सब्जियों की दुकान साथ में होगी। मुझे बताओ, ऐसी जगह पे वो सामान सस्ते में मिलता है, बेटर मिलता है, क्वालिटी बेटर मिलती है, ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं, या फिर जहां पे एक ही दुकान है वहां पे मार्केट में? वेरी लॉजिकल। अरे इसका छोटा सा एग्जांपल देख लो, आपके घर के बाहर जहां पे एक ही किराने की दुकान है, वहां पे यू विल गेट द सेम थिंग एट अ हायर प्राइस, बट जब आप मार्केट यार्ड में चले जाओगे यू विल गेट द सेम थिंग एट अ लोअर प्राइस, और शायद ऑप्शन भी 4 मिल जाएंगे। सेम गोस फॉर फर्नीचर। आपके अगर एरिया में 1-2 दुकानें तो वो उनके प्राइसेस बेचेगा, बट अगर आप मार्केट में चले जाओगे, टिम्बर मार्केट में 50 दुकानें, तो कॉम्पिटेटिव में बेटर ऑप्शन, ज्यादा बेटर प्राइस मिल जाएगी। आइडिया समझ में आ रहा है? वो क्या कर रखा है उन्होंने, एक ही एरिया में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ शॉप कर दिया है। वही तो आईएफएससी करने की कोशिश कर रहा है फॉर फाइनेंशियल कंपनीज, कि हम यार अभी बिखरे में, अगर एक ही जगह पे इंडिया की कंपनी भी आ गई, चाइना की भी आ गई, सिंगापुर की भी आ गई, यूएस की भी आ गई, तो आप सोचो कंपटीशन भी होगा, लेकिन उसमें सर्विसेज कितनी भारी आएगी, ऑप्शंस कितने आएंगे, जिनको सर्विस लेना है उनके लिए कितना बेस्ट हो जाएगा। अरे चाइना, लाइफ में हर व्यक्ति ने एक बार चाइना जाना चाहिए 7-8 दिनों के लिए, जिसके दिमाग में भी धंधा है, जिसको धंधा करना है लाइफ में, और ये दीवानों जैसा है। सो कजिन ऑफ माइन, ही विजिट्स चाइना एवरी 6 मंथ ऐसा, तो वो हमेशा कहते रहते हैं मैं जा नहीं पाता, बट उसके उनका समझाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इमेजिन करो बस, वहां पे अगर एक मार्केट आता है फर्नीचर का, उनका कहना है आप जितने किलोमीटर तक देख सकते हो आपको सिर्फ सोफे दिखेंगे, किलोमीटर्स तक सिर्फ सोफे ही सोफे, एग्जीबिशन जैसा लगता है कि सोफे, दुकानें वहां पे ऐसी सोफे 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 सोफे, वहां पे एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड इन क्वांटिटी। फिर आप चले गए फर्नीचर, बेड लेने के लिए, बेड ही बेड, दुकानें दुकानें जहां पे सिर्फ वो बेच रहे हैं, मेटल का आपको सामान ले गए, वही चीज वहां पे। लॉजिक क्या है, इवन पीपल हु मेक न्यू होटल, अब एक होटल बनाए, होटल में आपको 150 रूम का होटल बना दिया, 150 बेड चाहिए, ठीक है, पीपल गो टू चाइना एंड बाय सच थिंग्स। इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो पूरी दुनिया चाइना जाती है, ऐसा है। सो द पॉइंट इज जस्ट कि वहां पे लॉजिक कैसा है, एक जगह पे इतना ज्यादा सामान बेचने वाले लोग होते हैं कि यू गेट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, और चाइना एक ही चीज पे चल रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो बनाओ करोड़ों बना दो, तो उससे पर यूनिट का प्राइसिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माय गुडनेस। और हम लोग पहले बहुत गाली देते थे ना, मतलब हम अभी भी उनको गाली दे सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज, पहले हम लोग उनके प्रोडक्ट्स को गाली देते थे, मैं अभी सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमें तो चाइना का एक प्रोडक्ट भी नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल एंगल से देखें तो जो माइंडसेट रहता है, मैं उधर नहीं जा रहा, मैं भी सिर्फ क्या चीज किसी की अच्छी सीख सकते हैं वो है। सो देयर बिजनेस माइंड इज वेरी क्लियर, जो बनाना है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है, उससे पर यूनिट प्राइस कम हो जाएगा, फिर पूरे वर्ल्ड में बेचो, इतने सस्ते में बेचो कि भाई वहां पे जो व्यक्ति मैन्युफैक्चर कर रहा है, आपकी सेलिंग प्राइस से ज्यादा में उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस हो। और ये इंडिया में बहुत चीजों में है, बहुत चीजों में है।
मोबाइल के जो स्क्रीन गार्ड आते हैं, ज्यादातर स्क्रीन गार्ड सिर्फ चाइना से ही आते हैं, क्योंकि जितने में यहां का व्यक्ति मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चर करने में उसको पड़ रहे हैं 10 रुपए का स्क्रीन गार्ड, चाइना वाला व्यक्ति 5 रुपए में बेच रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इज हायर देन उसका सेलिंग प्राइस, उसका प्रॉफिट भी आ चुका है। गेम ही अलग है, गेम ही अलग है। हाँ, आपके जो स्क्रीन गार्ड आप 100 रुपए में खरीदते हो ना खुश हो गए, बार्गेनिंग के बाद वो तो 250 बोलता है, वो 10 रुपए में आता है उसके पास, 10 रुपए में, 10 रुपए में, कोई लिमिट ही नहीं है। माय गुडनेस, गेम ही अलग है। मैं पढ़ा देता हूं, छोड़ो, है ना। यहां पर आते हैं हम। सो आईएफएससी का लॉजिक भी वही है। आईएफएससी वांट्स टू पढ़ाई, ठीक है। आईएफएससी वांट्स टू make sure that there has to be high concentration of finance companies, ताकि फाइनेंशियल सर्विस जो है वो भारत से पूरी दुनिया ले। आइडिया बहुत अच्छा है। चलो उसके बाद में अब ये सुनो ना, ये सिर्फ अभी तक आपको आइडिया दे रहे हैं, हम तो आइडिया लेकर आए थे तो हमें थोड़ा बेटर समझ में आ रहा है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ आईएफएससी। आईएफएससी की क्या इंपॉर्टेंस है समझते हैं यहां पे। फिर एक टॉपिक आ जाएगा प्रॉपर, फिस्कल बेनिफिट एंड टैक्स एग्जम्पशन। ये टॉपिक है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, बैकग्राउंड नहीं है वो, तो उसके पहले एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं जो थोड़ा बैकग्राउंड जैसा है। इंपॉर्टेंस ऑफ आईएफएससी, कि आखिर क्या फायदा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर आने का। ग्लोबली आईएफएससी हैव अज्यूम्ड प्रोमिनेंस इन फाइनेंशियल सर्विस इकोसिस्टम प्राइमरीली बिकॉज ऑफ 3 रीजन। कि आईएफएससी पॉपुलर कंसेप्ट है 3 कारणों से। पहला, दे हैव कंट्रीब्यूटेड इनॉर्मसली टू द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि उससे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ट्रांजैक्शनल ग्रोथ भी होती है, ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, बेटर ट्रांजैक्शन होते हैं। अरे कभी कभी कंपटीशन बहुत अच्छा है, अगर कंपटीशन ना हो तो बेहतर चीज आएगी नहीं मार्केट में। इफ पीपल आर हैप्पी विद व्हाट दे आर गेटिंग, तो वहां पे इनोवेशन ही नहीं होगा। जहां पे कंपटीशन है वहीं तो इनोवेशन हो रहा है। तो इससे होता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ग्रोथ होता है ओवरऑल इकोसिस्टम का। सही बात है। These centers have played a pivotal role in accelerating the pace of financial globalization, कि फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन का पेस बढ़ा दिया। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? एक होता है, आपने एलपीजी पढ़ा होगा, इंडिया में 1991 में आया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वहां ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि हमें इंडिया को थोड़ा सा ओपन बॉर्डर रखना है, कि बाहर के प्रोडक्ट्स भी यहां आ पाए, बाहर के सर्विसेज भी यहां पाए, और हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी बाहर जा पाए। दैट वाज द आइडिया। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो भी हम ऐसे बाहर जा पाए, कि इंडिया के लोग बाहर फाइनेंशियल सर्विसेज दे पाए, बाहर के लोग इंडिया में दे पाए, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री के लोग दूसरों को दे पाए। इसे कहेंगे फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। तो अगर आईएफएससी हुआ तो ये भी स्पीड अप कर देगा फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। और लास्ट, दीज सेंटर्स हैव प्लेड एन इनवैल्यूएबल रोल इन एक्सेलरेटिंग द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ होस्ट कंट्रीज। कि यार पूरे वर्ल्ड के जो फायदे होंगे वो तो होंगे, जिस देश में ये हो रहा होता है, जहां का आईएफएससी बनता है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि आज ये वाला आईएफएससी इंडिया में बनेगा गिफ्ट सिटी में, हार्डली 5% इंप्लॉइज होंगे जो फॉरेन से आएंगे। हाँ, फॉरेन से भी आएंगे। आज सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज को इंडिया में सेटअप करना है तो वो अपने 50 इंप्लॉय भेजेगा यहां पे कि तुम सेटअप करके आओ। लेकिन 95% इंप्लॉइज दे गोइंग टू हायर न्यू, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज जो शायद बनते ही नहीं अगर आईएफएससी नहीं होता। तो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ उस देश का बहुत होता है जहां पे आईएफएससी बन रहा है। इंडिया के पहले आईएफएससी ऑस्ट्रेलिया में बने हुए, वेरी सक्सेसफुल। वर्ल्ड से लोग वहां काम करने के लिए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलियंस को जो जॉब मिल रही है वो तो बोनस ही एकदम। अब ये सोचो, ये अगर वहां नहीं होता तो ये जॉब क्रिएट ही नहीं होता। तो ये 3 बेनिफिट है आईएफएससी के, ऐसा इन्होंने बताया, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में पहले भी आईएफएससी बन चुके हैं, और उनसे हमने 3 बेनिफिट देखे। बहुत स्मार्टली लिखा है इन लोगों ने। अगर कभी, अरे अभी तो टीचर्स डे पे आपने देखा है, एक व्यक्ति आके यहाँ पे होस्टिंग करता है। अब समझना, मान लो 5 टीचर बैठे हैं और 5 को इंट्रोड्यूस करना है। अब वो इतने, ये हमारे पहले ये अच्छे हैं, दूसरे टीचर ये भी अच्छे, तीसरे ये भी अच्छे। उनको सेम चीजों के लिए अलग अलग वर्ड ढूंढने पड़ते हैं, काफी कठिन है। ये अच्छे हैं, अरे ये तूफान है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अरे यू हैव टू ट्राई एंड फाइंड सिनोनिम्स ऑफ व्हाइल एक्सप्लेनिंग समवन। देखो उन्होंने कितना स्मार्टली लिखा है, फोकस करना। दे हैव contributed enormously to the growth. Second, pivotal role in accelerating the pace. मतलब तो सेम है, सेम मतलब है। एंड लास्ट है invaluable role in accelerating. तीनों का मतलब सेम है, बस वो बेहतरीन तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ध्यान रखना है दैट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ग्रोथ बढ़ाया इन्होंने, फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन को एक्सेलरेट किया इन्होंने, एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ होस्ट कंट्रीज। ये मेन पॉइंट है।
ऐसा, और उसको एक्सप्लेन करने के 3 तरीके दिए। कॉन्ट्रीब्यूटेड इनॉर्मसली टू द ग्रोथ, पिविटल रोल इन एक्सेलरेटिंग द पेस एंड इनवैल्यूएबल रोल इन एक्सेलरेटिंग। बात तो सेम है ना, पिविटल रोल, इनवैल्यूएबल रोल, सुपर ग्रोथ, बात तो वही हुई ना। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। 3 आईएफएससी के 3 बेनिफिट हो जाते हैं। पहला बेनिफिट हो गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ग्रोथ बढ़ रही है। सेकंड पॉइंट हो गया कि फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन 10 सालों में होता तो शायद वो 5 सालों में हो जाएगा। और लास्ट, होस्ट कंट्री जहां पे आईएफएससी बना रहे हो वहां पे सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली, वहां के लोगों को जॉब मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा, ये सब भी बेनिफिट तो होने ही वाले हैं। इंडिया का जीडीपी पुश हो जाएगा, ये सब तो बेनिफिट होने ही वाले हैं। तो ये आईएफएससी के बेनिफिट है। उसके बाद में अब इधर उधर की बात है, द पर्सी मिस्ट्री कमिटी। भारत में अगर कोई भी चीज करनी होती है, लॉ बनाना है या कोई भी चीज में चेंज लाना है, तो कमिटी बनाते हैं। कमिटी का नाम रखा जाता है उनके चेयरमैन के नाम पे, कॉमनली, एक्सेप्शंस होते हैं बट कॉमनली उनके चेयरमैन के नाम पे रखा जाता है। द पर्सी मिस्ट्री कमिटी रिपोर्ट इन 2007 highlighted the need for setting up an IFSC in India to bring back the financial services transaction that are currently carried out in offshore financial centers by Indian corporate entities to a center which is physically on Indian soil. अभी क्या कह रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, उनको इंटरनेशनल सर्विसेज देनी थी, तो वो इंटरनेशनली ही अपने बिजनेस सेटअप कर रही थी। तो इंडिया में अगर मान लो कोई एक कंपनी जो बहुत ही भारी काम करती है, उसको लगता है मुझे सर्विसेज इंडिया के बाहर देनी है, तो वो एक्चुअली यूएस में जा रही थी और अपना बिजनेस वहां सेटअप कर रही थी। तो उन सबको वापस इंडियन सॉइल पे लाना था और उनको भरोसा दिलाना था सरकार को कि आप यहां पर रहकर भी इंटरनेशनल सर्विसेज दे सकते हो। इसके लिए बनाया आईएफएससी को कि हम उन सब कंपनी जो इंडियन कंपनीज बाहर गई है उनको इंडियन सॉइल पे लेकर आए। अरे इंडियन कंपनी अगर बाहर जाएगी तो वो जॉब बाहर देगी ना, कैसे चलेगा? अरे आज की तारीख में, मतलब मैं डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन सबसे बड़ी मारामारी है कि जिस प्रकार से चीजें ऑटोमेट हो रही है उस तरह से हाउ विल एवरीवन बी एम्प्लॉयबल? एम्प्लॉयबल ही कैसे रहेंगे? अरे पहले किराने की दुकान होती थी लाखों, हर शहर में हंड्रेड्स ऑफ किराने की दुकान होती थी, तो वहां पे लाखों लोगों का एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था ना, किराने की दुकान। अब अगर हर एक व्यक्ति इंस्टामार्ट से डिलीवरी मंगवाएगा, हर एक व्यक्ति ये 10 मिनट की डिलीवरी मंगवाएगा, तो प्रैक्टिकली किराने की दुकानें कम कम होकर खत्म ही हो जाएगी। सब लोग अगर डीमार्ट से ही सामान खरीदेंगे तो बात ही खत्म होगी ना। आप ऐसा समझो, जो पैसा लाखों लोगों में थोड़ा थोड़ा डिवाइड होता था, लाखों लोग महीने का 50,000 रुपए कमा पा रहे थे, अब नहीं, अब सिर्फ एक कंपनी है डीमार्ट जो महीने का करोड़ों कमाएगी। इन सबके तो गए ना बिजनेस। तो ये हर जगह पे होगा। तो उससे अभी आप लास्ट ईयर का डेटा देखो ना, अरे एकदम भौकाल डेटा है। आईआईटीज का, नॉर्मल कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, आईआईटीज, और उन्होंने आईआईटी दिल्ली मुंबई का डेटा दिया था जिसके अंदर सबसे शॉकिंग फिगर आया था, 25% लोगों का तो प्लेसमेंट नहीं हुआ है। 25 मैंने पढ़ा, 36 हो सकता है, बता रहे तो पहले, मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट पहले 82 था, फिर वो गिर के 75 हुआ, तो 75 को जॉब दी, मतलब 25 को जॉब नहीं मिली है। हाँ, और एवरेज जो उन्होंने, एवरेज नहीं, कुछ लोगों को प्लेसमेंट मिला है 40,000 का, 50,000 का, और ये कहां बता रहे हैं? आईआईटी। मतलब नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज का तो क्या हाल हुआ होगा, ये आईआईटी में ऐसा पिक्चर है। तो घबराने का नहीं है, मतलब मैं नहीं करके एकदम घबरा जाओ, घबराने की बात नहीं है, बट इट इज जस्ट के एक समय है, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ तो अभी कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा ना, ताकि जैसे एग्जिस्टिंग ऑटोमेशन के कारण जा रहा है तो वैसे नई अपॉर्चुनिटीज भी बिल्डअप होती रहे। तो नई अपॉर्चुनिटी बिल्डअप होती है तो एक बैलेंस बना रहेगा और लोगों को परेशानी नहीं होगी। और खैर बहुत खास चीज बताता हूं, ये तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बाकी आज की तारीख में लॉ एज अ फील्ड, मतलब लॉयर एज अ फील्ड तो किल ही कर रही है। लॉ एज अ फील्ड इज किलिंग इट। ऐसा तो कॉर्पोरेट लॉ इज ऑल्सो अनदर फील्ड, आपका सीएस का फील्ड तो कॉर्पोरेट लॉ ही है, तो दिस इज अनदर वेरी गुड फील्ड। बट वही है कि मार्केट में अगर हम देख रहे हैं चीजें ऑटोमाइज हो रही है, तो आपको साथ में नई फील्ड में भी काम करना पड़ेगा ताकि एट ऑल टाइम यू आर एम्प्लॉयेबल। बहुत भारी आते हैं यहां पे। चलो लास्ट पॉइंट, फर्दर द आईएफएससी हैज बीन डिजाइन्ड एज अ स्पेशल इंटरनेशनल फाइनेंशियल जुरिसडिक्शन बाय वर्च्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अंडर दिस द यूनिट्स इन आईएफएससी enjoy the benefit of a non-resident under exchange control provision. This special carve out enable transaction to be conducted in any freely convertible foreign currency. बहुत भारी कंसेप्ट। SEZ को जब आपने पढ़ा होगा, उनको भी हम किसी तरह से फॉरेन जुरिसडिक्शन मानते हैं। फॉरेन जुरिसडिक्शन क्यों मानते हैं? फॉरेन जुरिसडिक्शन इसलिए मानते हैं ताकि उन लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फॉरेन एक्सचेंज को लेकर कॉम्प्लिकेशन ना हो। सेम फॉर आईएफएससी इन्होंने किया है ताकि आईएफएससी भी डील कर पाए फॉरेन क्लाइंट्स के साथ कंफर्टेबली, और हर चीज में फेमा का अप्रूवल नहीं है। अरे आज की तारीख में अगर हमें सर्विसेज इंडियंस को देनी तो लाइफ कितना आसान है।
बिकॉज करेंसी तो सेम रहने वाली है, बट अगर हमको सर्विसेज देनी है इंडिया के बाहर, तो इस देश को देंगे तो वो तो उसकी करेंसी में पेमेंट करेगा, इस देश में सर्विस उसकी करेंसी में करेगा, तो इसमें फेमा आएगा बार बार। तो फेमा ने भी इनको एग्जाम्पशन दे दिया, फेमा का भी आशीर्वाद मिल चुका है। फेमा ने कहा है तथास्तु, हम आपको एक नॉन रेसिडेंट एंटिटी का दर्जा देते हैं। अगर आप रेसिडेंट होते तो आपको हर चीज का कंप्लायंस करना पड़ता, हम आपको दर्जा देते हैं नॉन रेसिडेंट का। तो अब मैं जो कह रहा हूं उसको इमेजिन करना, थोड़ा इमेजिन करना, इंडिया पूरा, इंडिया में जहां पे भी आईएफएससी बनेगा वो उसको एक डीम्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटी, थोड़ा थोड़ा फॉरेनर जैसा ट्रीट किया जाएगा। तो अगर कोई आईएफएससी में है और वो इंडिया के बाहर भी सर्विसेज दे रहा है तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पूरे नॉर्म्स कंप्लाई करने नहीं पड़ेंगे। इससे होगा ये कि अब सप्लाई बहुत फ्रीली हो जाएगा। आपको एक और बार समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। मैं अगर आईएफएससी के बाहर हूं, मैं पुणे में हूं, और पुणे में रह के मैं यूएस के किसी क्लाइंट को फाइनेंशियल सर्विसेज देना चाहता हूं, मेरे ऊपर 100 रेगुलेशन अप्लाई होंगी, क्योंकि वो पेमेंट डॉलर में करेगा, आरबीआई का अप्रूवल, सब कुछ। वहीं अगर मैं ये बिजनेस सेटअप कर लूंगा आईएफएससी में और वहां पे बैठ के मैं किसी यूएस के क्लाइंट को सर्विस देना चाहता हूं, मेरे ऊपर 100 की जगह शायद 10 रेगुलेशन ही अप्लाई होगी। तो आईएफएससी में जब आप रहोगे और इंटरनेशनली सर्विसेज दोगे, तो फेमा ने भी अपनी तरफ से तथास्तु कह दिया है कि हम आप पे जो सारे कंप्लायंसेस हर रेसिडेंट को करने होते हैं वो आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक नॉन रेसिडेंट जैसा ट्रीट करेंगे तो कंप्लायंसेस बहुत कम हो जाएंगे। शांत मन से यहां से यहां तक तीनों पॉइंट्स को रीड करो, देखो समझ में आ रहा है क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सबसे इजी आपको लग रहा होगा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट सबको इजीली समझ में आता है कि इंडियन कंपनीज इंडिया के बाहर बिजनेस सेटअप कर रही थी, तो हमें उनको ऑफिस इंडिया में लाना था, तो हमने आईएफएससी बनाया कि भैया आप यहां पे आ जाओ। वो बोल रहे थे कि अरे नहीं नहीं, यहां हम वहां रहते हैं तो हम जब सर्विस देते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा फील नहीं होता हमको, वहां पे तो लोकल सर्विस दे रहे ना फिर वो। अरे आप टेंशन मत लो, अगला पॉइंट देखो। फेमा ने आपको तथास्तु बोल दिया है, अब आप आईएफएससी में रहकर अगर इंडिया के बाहर भी सर्विसेज दोगे तो आपके ऊपर थोड़े बहुत तो लगाएंगे, बट इतनी ज्यादा कंप्लायंस लगाएंगे नहीं। आप फ्रीली किसी भी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन कर पाओगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं? और पहले 3 पॉइंट समझ में आया कि आईएफएससी के बेनिफिट्स क्या हैं। आईएफएससी के बेनिफिट्स ये हैं कि इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन ग्रो करते हैं, हमारा फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन जल्दी हो जाता है, और जिस देश में हो रहा है, जो होस्ट कंट्री जिसने आईएफएससी बनाया है, वहां पर सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रहा है। वे गुड हियर? या एनी क्वेरीज नाउ? यस सर। बिल्कुल सही है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इनका क्या कहना है, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, इनका कहना है कि सर अभी क्या किया है, आईएफएससी सेटअप किया, जो जो आईएफएससी में आए उनके ऊपर रेगुलेशन कम कर रहे हो। इससे अच्छा सीधा रेगुलेशन ही कम कर देते, पूरे भारत में कहीं भी होता तो। वो पॉसिबल नहीं है। फेमा के रेगुलेशन क्यों बनाते हैं हम लोग? ताकि इट इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक। थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा ना एफएटीएफ। एफएटीएफ क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ एफएटीएफ इंश्योर करता है कि किसी प्रकार से राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स इंडिया में नहीं हो, टेररिज्म के पर्पज से नहीं हो, या फिर आपने पीएमएलए पढ़ा होगा, सुना होगा कम से कम। छोड़ो, मैं बहुत कठिन नहीं करता, आराम से आ जाओ। मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, फाइनेंशियल टेररिज्म होता है। इसमें होता यह है कि हमारा पैसा इंडिया के बाहर जाता है, करप्शन का पैसा, वो कन्वर्ट होकर व्हाइट में वापस आता है। ये सब ना हो पाए इसके लिए फेमा बहुत स्ट्रिक्ट है, रिजिड है। यहां पे फेमा ईज भी क्यों हो रहा है? बिकॉज फेमा बोल रहा है आईएफएससी है, तुम गारंटी ले रहे हो ना, तुम इनको रजिस्टर करोगे, तुम ध्यान रखोगे। आईएफएससी बोल रहा है हां ये जो इलाका है, इस इलाके में जितने भी कंपनीज बनेंगे उनका मैं ध्यान रख लूंगा, आप चिंता मत करो। तो फेमा ने उनके लिए प्रोविजन कर दिया है लिबरल। अब उनके ऊपर आईएफएससी के प्रोविजन आएंगे, लेकिन फेमा के प्रोविजन कम हो जाते हैं। और वहां पे रेगुलेट करना आसान है ना, कि उनको दिख रही है 100 कंपनी है, हाँ इन 100 कंपनी का हम ध्यान रख सकते हैं। अब अगर हम पूरे इंडिया को अलाउ कर देंगे तो रेगुलेट करना काफी कठिन हो जाएगा ऐसा। और सेम पॉइंट वापस आता है
कि इनका इंटेंशन ये नहीं ना, इनका इंटेंशन है एक ही जगह पे सारी कंपनीज हो ताकि ग्रोथ भी ज्यादा हो, जिनको सर्विसेज लेना है उनके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है ऐसा। भारी अभी क्या चल रहा है मैं आपको ये बताता हूं, वापस सिलेबस से बाहर जाते हुए। जो भी बड़े बड़े एनबीएफसीज हैं उनको गिफ्ट सिटी इन्विटेशन भेजता है कि आप हमारे यहाँ आओ, आप एक दिन हमारा पूरा सेमिनार अटेंड करो कि हम आपको यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, आप यहाँ पे आओगे तो आपका क्या क्या फायदा है, फिर आप डिसाइड करो आपको सेटअप करना है नहीं करना है। बहुत सारा चल रहा है, बहुत गजब। तो आप समझो कि आपको जो समझ में आ रहा है वो 5% ऑफ रियल आईएफएससी है, क्योंकि हमारा करिकुलम क्या, हमारे करिकुलम में उसका एक इंट्रोडक्शन दे रखा है, और रियल आईएफएससी तो दुनिया ही अलग है। ये जब कह रहे हैं, जनता ऐसा कहती है कि अभी जो मुंबई है अगले 10 साल में वैसी सिचुएशन अहमदाबाद की हो जाएगी। मुंबई इज फाइनेंशियल कैपिटल, 10 सालों में अहमदाबाद इज गोइंग टू किल इट। ये तो उसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट आईएफएससी का तो आ ही रहा है ना, कि आईएफएससी वहीं पे सेटअप होगा तो वर्ल्ड के बिजनेसेस वहां पर आएंगे, तो एंसिलरी बिजनेस उसके आसपास ही ग्रो होंगे ना सारे अहमदाबाद साइड। दैट्स द विजन, इट माइट बी इट माइट नॉट बी ऐसा। इलेक्शन जब था उसके पिछले 6 महीने के अंदर आईएफएससी में सब काम थोड़ा सा रुक सा गया था, नई कंपनीज आई नहीं रही थी, बिकॉज हर एक व्यक्ति क्या जानना चाहता था कि यार कहीं ना कहीं, अब वहां पे मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू गेट पॉलिटिकल, बट जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक आईएफएससी को सुपर डुपर पुश है, सुपर डुपर पुश है। एवरी बिजनेस वांट्स टू सेट अप देयर बिजनेस इन गुजरात। तो जब तक वहीं अगर सडनली गवर्नमेंट चेंजेस तो फिर ये जो पूरा आइडिया और प्लान है ये तो बीजेपी का है ना। तो ये बहुत सारे एंगल आते हैं पॉलिटिकल, हम लोग थोड़ा सा हमारे सिलेबस पे फोकस करते हैं कि हमें थोड़ी चीजें, बट आपको आइडिया पूरा मिल रहा है कि आईएफएससी हो क्या रहा है। चलो अब संभालता हूं मैं अपने आप को। अब ये रीड करो, इसमें आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है। आईएफएससी इज अ टाइप ऑफ, इन अ वे, एसईजेड। इन्होंने यहां पे कुछ बताया, देखो एक बार। क्या हो रहा है भगवान, समझ में आ रहा है? ये बस बता रहे हैं कि गिफ्ट सिटी जो है, और गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म बताया गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, एसईजेड। तो आईएफएससी एक प्रकार के एसईजेड का ही कंसेप्ट है, बस होता क्या है, एसईजेड पे फोकस होता है मैन्युफैक्चरिंग पे, और यहां पे फोकस है फाइनेंशियल सर्विसेज पे। इंडियाज मेडन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, मेडन कब बोलते हैं? पहला वाला लॉजिक इनका ऐसा है कि सबसे पहले जो 0 से 1 पे आ रहा है दैट इज मेडन। सेटअप अंडर सेक्शन 18 ऑफ एसईजेड एक्ट, इट इज बीइंग डेवलप्ड एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। गिफ्ट आईएफएससी इज अ मल्टी सर्विस एसईजेड व्हिच हैज कमेंस्ड इट्स बिजनेस इन अप्रैल 2015। मैंने कहा अभी ऑलमोस्ट एक डेकेड हो जाएगा, बस अप्रैल 2015 से अभी 2025 आने वाला नेक्स्ट ईयर, तो एक डेकेड कंप्लीट होगा। बट इसको मेजर ग्रोथ अभी तक भी पूरा मिला नहीं है, अभी चल रहा है ये, बिकॉज अभी तक तो सेटअप हो रही है कंपनीज। लास्ट ईयर मैंने बताया कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज आया है, माय गुडनेस, तो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड किया कि वो यहां पे आ रहा है। वैसे ही अगर लंदन का स्टॉक एक्सचेंज आता है, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, तो फिर आईएफएससी ग्रो करेगी ट्रिमेंडसली, और करियर अपॉर्चुनिटीज तूफान। संभालता हूं मैं अपने आप को। अब पूरा ज्ञान देने के बाद ये पढ़ा रहे पहला टॉपिक, ये है वो टॉपिक जो एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, फिस्कल बेनिफिट्स एंड टैक्स एग्जम्पशन फॉर गिफ्ट आईएफएससी। कि अभी जो करंट आईएफएससी बना है उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है। क्यों समझना मुश्किल है? ये आपको पूरा टॉपिक नहीं बता रहे हैं, उस टॉपिक की एक सुपर समरी बता रहे हैं। अब सीधे समरी समझना तो कठिन आएगा ना, लेकिन कोशिश करते हैं हम समझ पाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो हमको इसको समझना भी है और अच्छे से याद भी करना है। चल सबसे पहले टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स में क्या क्या बेनिफिट्स हैं टू दोस पीपल हु टू सेट अप देयर यूनिट्स, एंड क्या क्या बेनिफिट्स होंगे टू द इन्वेस्टर। उसके बाद में जीएसटी में क्या होगा, उसके बाद में अदर टैक्सेस में क्या होगा। बहुत इजी है, सबसे डिटेल में क्या दे रखा है इन्होंने, इनकम टैक्स ही। आते हैं सबसे पहले क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं हम लोग उन लोगों को जो यहां पे कंपनी सेटअप कर रहे हैं। जैसे कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज आया तो उसको क्या बेनिफिट दे रहे हैं, एनएससी ने अपना स्टॉक एक्सचेंज सेटअप किया तो उसको क्या बेनिफिट दे रहे हैं, 100% टैक्स एग्जम्पशन फॉर 10 consecutive years out of 15 years। अरे आंखें बड़ी करो, जल्दी बड़ी करो आंखें, ऐसे बड़ी बड़ी करो आंखें। ये आपने पढ़ा है क्या अभी? ओ पहले से आपकी आंखें बड़ी हो गई है। हाँ यार ऐसे क्या कर रहे हो, एक्टिंग कर लेते थोड़ी सी।
आपको टैक्स भरना नहीं है। ये अरे क्या, ये कोई छोटा बेनिफिट नहीं है, इट्स अ ह्यूज बेनिफिट। तो आप लोगों ने रिसेंटली टैक्स में पढ़ा तो अच्छी बात है, बट इनको दे दिया कि इनको 10 साल तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आउट ऑफ द 15 इयर्स दिल डिसाइड 10 साल तक टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं होगी। बहुत बड़ा एडवांटेज है। अरे आप सोचो ना, जो नहीं जाता होगा वो भी चला जाएगा कि यहां पे एक बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। टैक्स, अरे टैक्स भारत में कितना टैक्स है, आप उसको एज ए सब्जेक्ट मत पढ़ो, उसको फील करोगे। अरे आज कंपनी से 50% लेके चले जाते हैं सरचार्ज वगैरह मिला के, 30% तो ले ही रहे, उसमें सब कुछ मिलाते जाओगे तो अरे 45-50% टैक्स ले जाते हैं। क्या लॉजिक है इतना टैक्स, माय गॉड। बट कोई बात नहीं, आते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं भावुक नहीं होता, इधर आओ। सो 100% tax exemption for 10 consecutive out of 15 years. Next, IFSC units have the flexibility to select any 10 years out of 15 years block. कि ये जो 15 साल है उसमें से कोई भी 10 साल वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस नया सेटअप करते हो तो इनिशियली तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है ना। तो जब प्रॉफिट हो नहीं रहा है तब टैक्स का एग्जामिशन दिया, ये क्या फायदा हुआ। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं भाई, 15 में से कोई भी 10 आप सिलेक्ट करो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो 2, 5, 7, 8, ऐसा नहीं होगा। जब सिलेक्ट करोगे आपको कॉन्सिक्यूटिव 10 इयर्स को सिलेक्ट करना है। तो अपना ब्लॉक आप सिलेक्ट करो। तो मान लीजिए आपने आज सेटअप किया है, पहले 5 साल टैक्स भर दो, क्योंकि पहले 5 साल तो वैसे भी आपको प्रॉफिट ही नहीं है, और आप 11 to 15th ईयर का टैक्स का एडवांटेज ले लो। 11 नहीं एक्चुअली 6th to 15th का ले लो। तो ऐसा है, तो आप अपने हिसाब से ब्लॉक डिसाइड करके ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैट और एएमटी पढ़ाया क्या, चलो कुछ लोगों ने कुछ लोग नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। वैसे भी ये कंसेप्ट धीरे धीरे गायब कर रहे हैं, बट अभी के लिए जो कंसेप्ट है इनकम टैक्स में, जब भी आप पढ़ोगे आगे, एड 9% ऑफ बुक प्रॉफिट अप्लाइज टू कंपनीज और अदर सेटअप एज ए यूनिट ऑफ आईएफएससी, मैट नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज इन आईएफएससी ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। अब ये कंसेप्ट क्या मैंने बताया ना कि धीरे धीरे जा रहा है, पर पुराना कंसेप्ट क्या था उसका एक आइडिया दे रहा हूं। अब टैक्स में पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात आएगा जब ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ऐसे करके, जिसके अंदर आप एक फ्लैट रेट दे दिया है, इसका कैलकुलेशन एकदम अलग होगा। इस फ्लैट रेट पे आप टैक्स देके चले जाओ। नॉर्मली जो इतना पूरा टैक्स कैलकुलेशन होता है वो करना नहीं है, एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कंसेप्ट लेकर आए थे, ठीक है। अब ये क्या बता रहे हैं, यहां पर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रख रखा है सिर्फ 9% ऑफ बुक प्रॉफिट का। वो भी आपके 10-15 साल के बाद की बात है, पहले तो टैक्स भरना ही नहीं है। और जो टैक्स भरने की बात भी आएगी, आपको एएमटी का ऑप्शन दे रहे हैं एड 9%, कि 9% टैक्स दो और बाकी लोड मत लो। नॉर्मली तो टैक्स 30% पे होता है ना, तो वैसे एक ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का कंसेप्ट आता है, जब आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। लेकिन ये न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। अभी आपको पता होगा, एक थी ओल्ड टैक्स रिजीम, एक है न्यू टैक्स रिजीम। ऑप्शनल चल रहा था, फिर धीरे धीरे कंपलसरी कर देंगे शायद। तो इनका कहना है कि एएमटी जो है वो 9% पे दे रहे हैं आईएफएससी की कंपनीज को, लेकिन ध्यान रखना ये कंसेप्ट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लास्ट, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इन आईएफएससी। आईएफएससी के अंदर जो भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है, फॉर 1 April 2020, डिविडेंड इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी इन आईएफएससी टू बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। इट विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो जो कंपनी है उसके ऊपर टैक्सेबल नहीं होगा। डीडीटी पढ़ा होगा क्या, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे। डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जैसा। जब भी एक कंपनी टैक्स पे करती है, कंपनी को डिविडेंड पे टैक्स पे कर देना होता है। तो यहां पे कह रहे हैं कि नहीं, यहां पे कंपनी को टैक्स पे नहीं करना होगा। तो टैक्स कौन पे करेगा, जब मिलेगा इंडिविजुअल शेयर होल्डर। रुक जाओ, अभी भी इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट होगा, कि ये तो बेनिफिट हो गया सर कंपनी जो सेटअप हुई, इन्वेस्टर को क्या है समझते हैं। ए, इंटरेस्ट इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट को जो भी इंटरेस्ट इनकम मिलेगी, मनी लेंट टू आईएफएससी, दैट इज नॉट टैक्सेबल। लॉन्ग टर्म बॉन्ड एंड रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड लिस्टेड ऑन आईएफएससी स्टॉक एक्सचेंज, टैक्सेबल एट लोअर रेट ऑफ 4%। एक तो क्या हो गया, जो भी आईएफएससी सेटअप हुए उन्होंने इंडिया के बाहर से लोन लिया है, नॉन रेसिडेंट से लोन लिया है, उसके ऊपर कोई वो टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा, जब हमने बॉन्ड भी इशू किया है, लॉन्ग टर्म की या रुपी डिनोमिनेटेड, उसको भी बहुत लोअर रेट पे टैक्स कर रहे हैं, सिर्फ 4% पे टैक्स लगेगा। तो अगर हम इंडिया के बाद आईएफएससी सेटअप हुआ, फॉर एग्जांपल आईएफएससी आ गया सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, वो आया यहां पे, उसने वर्ल्ड में कहीं से भी पैसा लोन पे लिया है, उस पे इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हैं, इस पे कोई भी प्रकार का हम टैक्स लायबिलिटी लगाते नहीं है। दूसरा, इवन जो बॉन्ड्स वगैरह भी होंगे, हमने बॉन्ड्स इश्यू किए पैसे रेस करने के लिए, रुपी डिनोमिनेटेड वगैरह भी, उसमें भी लोअर रेट ऑफ टैक्स लगाया, सिर्फ मात्र केवल 4% का। ये टैक्स किस चीज का लगता है, हमारे यहां पे कोई इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम इंटरेस्ट इनकम देंगे, वो इनकम पे टैक्स लग सकता है ना।
तो ये कह रहे हैं कि ओवरऑल टैक्सेबिलिटी है लोअर रेट पे, जितना समझ रहे हो उतना समझो अभी। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन आईएफएससी एक्सचेंज बाय अ नॉन रेसिडेंट, जो नॉन रेसिडेंट इंडिया के बाहर के लोग ट्रांसफर कर रहे हैं सिक्योरिटीज ऑन आईएफएससी, नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, गेन अक्रूइंग देयर ऑन नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। इंडिया में उसके ऊपर कैपिटल गेन ही नहीं लगाएंगे, अरे हो हाँ। उसके बाद में कह रहे हैं जनरल बात खत्म हो गया, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग बॉन्ड, जीडीआर, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी, डेरिवेटिव, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ एआईएफ, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, शेयर्स ऑफ कंपनी। ये स्टार मार्क को एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के ऊपर स्टार मार्क था, सो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में जो स्टार लिखा है मतलब कौन कौन सी सिक्योरिटीज, ये सब सिक्योरिटीज अगर बेची है नॉन रेसिडेंट्स ने तो इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं होगा। सर आपने जो भी बोला हमको उसका 50% समझ में आया। मैम परेशान हो गए हो आप, है ना? वो सीट ही बहुत जिम्मेदारी भरी है, ऐसा है। पर अभी जो आया था वो अंदर क्यों नहीं आया? क्या बात है, इट्स ओके मैम, बहुत अच्छा। इससे आपका पेशेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आ जाते हैं आप, यस। चलो दूसरा तरीका पेशेंस बढ़ाने का, टीचर बन जाना। चलो आते हैं हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। सो अभी मैंने जो भी बोला आपको इसका 50% समझ में आया, मैं ये मानता हूं। अब जो बोलूंगा वो समझ में आएगा। जीएसटी, क्योंकि मैं सीधा क्या बोल रहा हूं, नो जीएसटी। इसमें क्या समझ में नहीं आएगा? जो भी कंपनीज वहां पर आ रहे हैं उनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है। नो जीएसटी ऑन सर्विसेज रिसीव्ड बाय यूनिट्स इन आईएफएससी, प्रोवाइडेड टू आईएफएससी, एसईजेड यूनिट्स, ऑफशोर क्लाइंट्स। आपको जीएसटी भरना ही नहीं है। कोई भी सर्विसेज जो कि आईएफएससी में जो यूनिट्स ले रहे हैं वो, या फिर हम आईएफएससी को प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी भी एसईजेड को प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफशोर क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, रुकना। बट जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज प्रोवाइड टू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ये बहुत जबरदस्त लिखा है, बहुत ईजी है। अभी मैं आपको जब समझाऊंगा तो समझ में आएगा। और जो इन्वेस्टर है उन पर तो जीएसटी आना ही नहीं है, नो जीएसटी, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इधर आओ, फोकस करना, बहुत ईजी है। ये ईजी नहीं है जो मैं कर रहा हूं। यार मैं हमेशा यहां पे गलत कर देता हूं, इधर आओ, कोई बात नहीं। कंसेप्ट, ये तो बहुत ही गंदा वर्ड बनाया मैंने तरफ। चलो कंसेप्ट यहां पर है हमारा आईएफएससी, ठीक है? फोकस है वेरी केयरफुली। आईएफएससी से कोई भी व्यक्ति, थोड़ा आईएफएससी बड़ा बनाता हूं समझने के लिए बस। आईएफएससी के अंदर कोई भी यूनिट दूसरे यूनिट को सर्विस दे रही है या आईएफएससी की किसी यूनिट से सर्विस दे रही है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं, क्योंकि आईएफएससी को तो हम इंडिया के बाहर मानते हैं ना, तो मतलब प्रैक्टिकली तो जीएसटी इंडिया में होना ही नहीं चाहिए। सही बात है। आईएफएससी का कोई यूनिट अगर इंडिया के बाहर सर्विस देगा तो इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा नहीं। लेकिन हाउएवर अगर आईएफएससी का कोई यूनिट इंडिया में सर्विस देगा तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ये पॉइंट है। यहां पे जीएसटी लगेगा लेकिन यहां पे भी नहीं लगेगा, यहां पे भी लगेगा और यहां पे भी नहीं लगेगा। ये उन्होंने बहुत स्मार्टली बनाया। इनका मन था कि कह देते कि आईएफएससी के अंदर जितने भी यूनिट्स है उसके ऊपर नो जीएसटी। अगर ये बोल देते तो इंस्पायर एकेडमी भी अपना एक सेटअप वहीं लगा देता। सुनना, आज की तारीख में इंस्पायर एकेडमी ऑन एवरी एडमिशन पेज 18% जीएसटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटी। सो आज इंस्पायर एकेडमी भी क्या करता, एक यूनिट सेटअप करता आईएफएससी के अंदर, फिर वहां से वर्चुअली पूरे भारत के बच्चों को पढ़ाता। तो हम कहते हैं कि हमने सर्विसेज दी है आईएफएससी से तो हमारे पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अरे आईएफएससी में भीड़ हो जाती, पूरे भारत के सब लोग ही वहीं आ जाते और इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू खत्म, क्योंकि हर एंटिटी जो भी फिनटेक टाइप्स है वो वहीं चली जाती। तो बोला कि नहीं 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 नहीं, भारत सरकार ने कहा कि भैया हमको वहां पे लोग चाहिए, पर आप यहां से सारे लोग खत्म करके वहां ले जाओगे तो हमें कैसे चलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट का जो सबसे टॉप रेवेन्यू में से एक आता है गवर्नमेंट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं कहा ये अलाउ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आईएफएससी में जो भी कंपनी सेटअप होगी वो आईएफएससी में किसी को भी सर्विस देगी, नो जीएसटी। वो आईएफएससी में किसी सर्विस देगी, नो जीएसटी। वो इंडिया के बाहर किसी को सर्विस देगी, नो जीएसटी। लेकिन अगर वो इंडिया में सर्विस देगी तो फिर जीएसटी लगेगा। वेरी लॉजिकल लॉ मेड, वेरी लॉजिकल लॉ मेड। अब देखो कि ये समझ में आ रहा है क्या जो यहां पे लिखा है, जीएसटी वाला पार्ट समझेगा, 100% समझेगा। देखो
समझ में आ रहा है? नो जीएसटी ऑन सर्विसेज रिसीव्ड बाय यूनिट्स इन आईएफएससी। आईएफएससी का कोई भी यूनिट जीएस सर्विसेज दे रहा है तो जीएसटी नहीं है। प्रोवाइडेड टू आईएफएससी, आईएफएससी के अंदर जीएसटी नहीं है। एसईजेड को दिया तो भी जीएसटी नहीं है, और इंडिया के बाहर भी दिया तो जीएसटी नहीं है। हाउएवर, मेन चीज ये ध्यान रखनी है, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, मतलब इंडिया। हम इंडिया में अगर कहीं पे भी देंगे तो भैया जीएसटी लगेगा। तो आप सिंपल और सिंपल कर दो तो आप ऐसा याद रखो कि आईएफएससी इंडिया के बाहर सर्विसेज देगा तो जीएसटी नहीं है, इंडिया में सर्विस देगा जीएसटी है। सिंपल। और इन्वेस्टर पे तो जीएसटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, वैसे भी नहीं लगता है। लास्ट पॉइंट, अदर टैक्सेस कोई से लगेंगे क्या? तो इनका कहना है स्टेट सब्सिडी, जैसे कि लीज रेंटल, पीएफ कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये यहां पे जो सब्सिडी मिलती है वो आपको मिल जाएगी। तो स्टेट आपको बहुत सारी सब्सिडी देता है, इसको लेके सेंट्रल लॉ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन स्टेट स्पेसिफिक होंगे ना। तो आईएफएससी जहां पे बनेगा वो स्टेट अपनी अपनी सब्सिडी देगा। अभी तक तो एक ही आईएफएससी है, तो उनको गुजरात गवर्नमेंट ने सब्सिडी मतलब फुल, कभी कभी तो लैंड भी फ्री में दे देते हैं कि आप आओ, आपको कितना स्क्वायर फीट जगह चाहिए, 5000 दे रहे हैं। तो गुजरात इज वेरी अग्रेसिव इन गेटिंग बिजनेसेस देयर, वेरी अग्रेसिव कि हर एक धंधा वही होना चाहिए ऐसा। तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहां पे कह रहे हैं इन्वेस्टर को क्या है, दूसरे टैक्स से एग्जम्पशन कर रहे हैं, एग्जम्पशन फ्रॉम एसटीडी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। आज आप कोई भी शेयर खरीदते हो उस पर एसटीडी लगता है, पर ये कह रहे हैं कि नहीं, आईएफएससी में जो इन्वेस्टर होगा उस पर एसटीडी नहीं लगेगा। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एमसीएक्स पे लगता है। स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैरिड आउट ऑन आईएफएससी एक्सचेंज। तो इन्होंने एक और चीज बोली, जब हमने ट्रेडिंग की थी, मैंने आपको जो कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया था उस पर आप जाओगे तो आपको एसटीटी मिलेगा। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बहुत कम है बट है। लेकिन वहीं जो आईएफएससी में नए स्टॉक एक्सचेंज बनेंगे वहां पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आप पे एसटीटी लगेगा नहीं। आप अगर उसको अच्छे से देखोगे उसमें स्टैम्प ड्यूटी भी लगा हुआ है, छोटा सा नेग्लिजिबल, लेकिन यहां पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगा नहीं। तो आईएफएससी पे जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे जो लोग ट्रेड करेंगे उस पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी नहीं लगेगा और उस पे स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगेगा। अभी तो उन्होंने मचा दिया है पूरा। मतलब अगर अभी जो पूरा पढ़ाया, मैं मानता हूं आपको 60-70% समझ गया, ठीक है, अबाउट दिस फिस्कल एंड टैक्स बेनिफिट। इसको एक और बार पढ़ेंगे ताकि वो 100% हो जाएगा। लेकिन अगर हम समझ रहे हैं तो क्या है, इनकम टैक्स ने बहुत सारे एग्जाम्पशन दे दिए कि आपको इनकम टैक्स से नहीं भरना है, आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आपको एग्जाम्पशन दे देंगे। इन्वेस्टर को भी एग्जाम्पशन दे दिए कि आपको इंटरेस्ट इनकम पे 4% लगा देंगे, आपके कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगाएंगे, एक्सेट्रा। जीएसटी नहीं कहता, कोई जीएसटी नहीं देना है, इंडिया में सर्विस दोगे तो देना है, अदरवाइज नहीं देना है। इन्वेस्टर तो वैसे भी जीएसटी नहीं आता है। आपको स्टेट सब्सिडी दे रहा है बहुत सारा उन लोगों को जो कंपनीज आ रही है। जो इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट करते हैं उनको कहा कि आईएफएससी में जो स्टॉक एक्सचेंज बन रहे हैं उनके अगर आप शेयर्स खरीदोगे बेचोगे तो आप पे एसटीडी भी नहीं लगेगा, आपके ऊपर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी नहीं लगेगा, आपके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगेगा। दिस अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल टू सेट अप देयर एंटिटीज देयर। बट अगेन ये जो एग्जाम्पशंस है ना, ये परमानेंट नहीं रह पाएंगे, ये एक टेम्पररी एग्जाम्पशंस होते हैं जब तक हम लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं, जब तक भीड़ नहीं हो जाए। जियो ने फ्री इंटरनेट दिया, वो परमानेंट फ्री इंटरनेट नहीं दे सकता। वो एक तरीका है कि आप बस जियो के पास आ जाओ। एक बार आप जियो के पास आ चुके हो उसके बाद में तो हमें आज नहीं तो कल चेंज करना ही पड़ेगा। ये छोड़ो, एक बहुत जबरदस्त बैंक ने ग्रो किया इंडिया में, आईडीएफसी। आईडीएफसी हैज ग्रोन ट्रिमेंडसली इन लास्ट 3 years। आईडीएफसी की स्ट्रेटजी गजब है। जितना लोगों का एफडी का रेट होता है, एफडी का, उतना आईडीएफसी सेविंग अकाउंट में देता था। और कोई भी देता है क्या? यूको बैंक भी देता है क्या? यूको कोऑपरेटिव बैंक है या नेशनलाइज है? पक्की बात? चलो अच्छी बात है। आईडीएफसी इंटरेस्ट और ऊपर से मंथली दे देता है। महीना एंड हुआ, ये लो तुमने इस महीने में कितने पैसे रखे थे, 5 लाख रुपए रखेगा, ये लो उसका एफडी के हिसाब से इंटरेस्ट लेके जाओ। और मैं आपको क्या बता रहा हूं, छोड़ो, एफडी से ज्यादा दे रहा था 3 साल पहले आईडीएफसी, एफडी से ज्यादा। यहां तक कि आईडीएफसी के पास मुझे एफडी कराना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.25, और अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रहने दोगे 7.5। सो देयर स्ट्रेटेजी वाज अ लॉट ऑफ पीपल शिफ्टेड देयर बैंक अकाउंट टू आईडीएफसी। और वापस वही बात जो इन्होंने बताई कि वो इंटरेस्ट भी मंथली दे रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, नॉर्मल कंपनी, नॉर्मल बैंक्स क्वार्टरली हाफ ईयरली देती है, ये मंथली दे रहा है। तो उससे हो ही रहा है, लोगों को दिखता है ना मेरा 5,000, 6,000, 10,000 का इंटरेस्ट आ रहा है। एंड नाउ आप लोगों को नहीं दिखेगा ना, बेइज्जती करूं या समझ गए? समझ गए ना, मैं कुछ बोलता नहीं हूं आगे, ठीक है। बट यू थिंक अबाउट बिजनेसेस। बिजनेस को पता है कि हर महीने का सेल है उनका 40-50 लाख रुपए, तो बैंक अकाउंट में पैसे तो रहने वाले थोड़े बहुत। सो देन अ लॉट ऑफ पीपल शिफ्टेड टू आईडीएफसी।
एंड पिछले 3 सालों में आईडीएफसी ने क्या किया है, उसने हर 6 महीने फिर इंटरेस्ट रेट कम किया। कस्टमर चाहिए थे उतने आ गए, अब क्या, अभी उसका जो वो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो जो 3 साल पहले दे रहा था उससे बहुत कम है। हाउएवर वो अभी भी इंडिया में सबसे ज्यादा है सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट वो देता है, वो बाकी का बैंक से ज्यादा है, बट जो पहले दे रहा था उससे थोड़ा कम है। पर इससे होता ही है क्या, लॉट ऑफ पीपल शिफ्ट, एंड वंस पीपल शिफ्ट देन वो वापस थोड़ा ना छोड़ के जाते हैं। तो ये जो सारे एग्जाम्पशंस हैं, ये सारे एग्जाम्पशंस क्या हैं, इन अ वे टेम्पररी। दे विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू इट फॉर नेक्स्ट 50 more years, बट नेक्स्ट 10 years 20 years दे माइट कंटिन्यू वंस आईएफएससी ग्रोस। और एक बार आईएफएससी में ये हाल हो चुका है कि कंपनीज ही कंपनीज हैं, तब तो उनको क्या जरूरत है, और कंपनीज अपने आप आएगी। एक बार बिजनेस चालू हो गया फिर कंपनीज अपने आप आती है, एंड दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ आईएफएससी। अब आईएफएससी के फिस्कल बेनिफिट्स को एक बार वापस देखते हैं, एंड फिर बस आईएफएससी के फिस्कल बेनिफिट्स को एक बार वापस अगर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, फोकस करना यहां पे। इनकम टैक्स एक्ट ने क्या क्या बेनिफिट दिया है, 3 बेनिफिट दिए, 4 पॉइंट दिख रहे हैं बस 3 ही बेनिफिट है। पहला, 10 years का टैक्स एग्जम्पशन मिलता है आउट ऑफ 15 years, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये एक ही हो गया ना, 2 पॉइंट। नेक्स्ट, मैट के अंदर 9% का फ्लैट रेट दिया आईएफएससी के लिस्टेड एंटिटीज को, आईएफएससी में जो एंटिटीज है उनको। थर्ड, डिविडेंड जो है वो आपके ऊपर डिविडेंड पेड विल बी इन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एंड नॉट दी कंपनी। 3 टैक्स बेनिफिट खत्म। वापस बोल रहा हूं, 3 टैक्स बेनिफिट क्या हो गए, पहला हो गया 10 साल का टैक्स एग्जम्पशन, दूसरा बेनिफिट हो गया एएमटी एट 9% का रेट, और तीसरा टैक्स बेनिफिट हो गया है कि डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। 3 बेनिफिट। अब ये आप बच्चों ने अभी तक टैक्स में पढ़ा नहीं है तो आपको कठिन जा सकता है, पर ये टैक्स में पढ़ लिया है तो इजी जाता है। अब इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है, इन्वेस्टर को पहला बेनिफिट है कि भैया जो पैसा देते हैं आईएफएससी की कंपनीज को उस पर टैक्स नहीं है, जो इंटरेस्ट है वो भी सिर्फ 4% पर टैक्सेबल है, पहला बेनिफिट। दूसरा, आईएफएससी में जो भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड है उसको नॉन रेसिडेंट जब भी ट्रांसफर करेगा उसके ऊपर कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। तो आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे इंडिया के बाहर के लोग जब शेयर्स की बाइंग सेलिंग करेंगे उनके ऊपर कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। ये दूसरा बेनिफिट है। बस, तो 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट कि आईएफएससी में जो कंपनीज है उनको अगर आप लोन देते हो तो कोई टैक्स नहीं, उनको अगर इंटरेस्ट बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हो तो इंटरेस्ट पे भी टैक्स नहीं है। दूसरा, आईएफएससी में स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में कैपिटल गेन भी टैक्सेबल नहीं है नॉन रेसिडेंट के लिए। थोड़ा समझा। नेक्स्ट आता है जीएसटी। एक ही पॉइंट है, जो वहां पे कंपनीज बनी है उनको इंडिया के बाहर जो सर्विसेज देंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एसईजेड में जो सर्विसेज देंगे उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन हाउएवर जो सर्विसेज हम देंगे इंडिया के अंदर उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और इन्वेस्टर पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है। अदर बेनिफिट्स, एंटिटीज को जो स्टेट ने सब्सिडी दे दी वो सब ले लो, पीएफ की ग्रेचुटी जो जो मिलेगी, और इन्वेस्टर के लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह नहीं है। ये कुछ एडवांटेजेस है। यहां पे उन्होंने फॉलोइंग टैक्सेस आर निल रेट, ये कुछ टैक्सेस जो लगते ही नहीं है, एसटीडी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जैसा सिक्योरिटीज में बाय सेल पे आता है वैसे अगर आप कमोडिटी को बाय सेल करोगे तो वो लगेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, यही बताया लगता ही नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आईएफएससी में वो लगा ही नहीं रहे हैं मोटिवेट करने के लिए। ऐसा इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या अच्छे से? हॉटस्पॉट दे दोगे क्या? इंटरनेट हुआ तो मुझे पढ़ाने में वो चीज 5 मिनट ही लगेगी। चलो, कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो, अपना है एडिशन 12, स्क्रीन पे आओ। कोई भी चीज मुझे आपके साथ शेयर करनी होती है तो मैं यहां पे करता हूं, यहां से आप कभी भी ले सकते, गूगल पे पेनड्राइव के बच्चों को भी कुछ भी चाहिए तो यहां मिल जाता है, आपके सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी पूरे, कभी आप ट्रैवल कर रहे हो आपको कोई ग्लांस थ्रू करना है सब मिल जाएगा। यहां पर मैंने आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट अपलोड किया था, यस, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा रहा था आपको। ये देखो, जब भी कोई शेयर खरीदा बेचा जाता है, STT, दिस इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो हम इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स को बाय सेल करेंगे, एसटीटी लगेगा, लेकिन वही अगर आप आईएफएससी के स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स को बाय सेल करोगे एसटीटी निल रेट पे लगेगा। तो लोग मोटिवेटेड होंगे ना वहां के स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए,
वो छोड़ो, स्टॉक एक्सचेंजेस भी मोटिवेटेड होंगे वहां पे स्टॉक एक्सचेंज ओपन करने के लिए, बिकॉज उनको पता है कि इन्वेस्टर तो वहीं ट्रेड करेंगे। आप समझ रहे हो कैसे? इन्वेस्टर वहां के स्टॉक एक्सचेंज प्रेफर करेंगे, तो स्टॉक एक्सचेंज वहां पे अपना स्टॉक एक्सचेंज सेटअप करना भी प्रेफर करेंगे। फिर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो स्टैंप ड्यूटी, जीरो दिख रहा है, यही कभी कभी स्टैंप ड्यूटी भी पेबल आ जाती है। तो उनका कहना है कि अगर आप कभी भी आईएफएससी पे स्टॉक एक्सचेंज की बात हो, वहां पे स्टैंप ड्यूटी भी पेबल नहीं होगी, ना तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ना स्टैंप ड्यूटी, बाकी सब लगेगा, बाकी सब लगेगा। ठीक है, बस दैट्स इट। कैसा है गुंडे, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, भगवान सब ठीक हो जाएगा। चलो यहां पर आते हैं हम लोग। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये हमारी दुनिया से बहुत अलग है, लेकिन आप थोड़ी सी कोशिश करोगे ना तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्कोरिंग चैप्टर हो जाता है। जो चैप्टर, समझना क्या कह रहा हूं, जो चैप्टर आपके सिलेबस में डिटेल में है, जैसे कि डिपॉजिटरी, जैसे कि थोड़ा बहुत सेबी पढ़ लिया हमने, एससीआरए पढ़ लिया, जो थोड़े बहुत डिटेल में है, वहां पर क्या होता है कि आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बट जो चैप्टर इन्होंने बहुत सारी चीज की समरी करके दिया है, ये आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे, इनको पूछना पड़ेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, तो हमारे लिए बहुत स्कोरिंग हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, कल आप जब आते हो ये पूरा पेज 7.2 में यहां तक 1.5 पेज ही है ना, बस ये 1.5 पेज आपको अच्छे से पढ़कर आना है। आईएफएससी समझ में आएगा। एक दो बार गिफ्ट सिटी की वेबसाइट पे घूम के भी आओ भले, तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। कल हम लॉ पढ़ लेंगे इसके आगे का। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर नाइस पेशेंस। बाय बाय।